देखिए हम लोग डिमांड पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई, ठीक है। और मार्केट का सारा हो चुका है। मार्केट हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर लिया। परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली मार्केट। अब हम लोग देख रहे हैं सप्लाई, क्योंकि सप्लाई हम लोग ने मेरे सारे वीडियोस में सप्लाई मैंने कभी नहीं पढ़ाया है, इसलिए मैं आज सप्लाई पढ़ा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सप्लाई क्या है। सप्लाई रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सप्लाई क्वांटिटी है किसी कमोडिटी का जिसको एक सप्लायर, एक प्रोड्यूसर, एक फर्म वो क्या करता है, विलिंग टू सेल, किसी को बेचता है या ऑफर करता है कि वो बेचे, तो उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई। और कौन से टाइम में, एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो सप्लाई क्या है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी का क्या है, क्वांटिटी मतलब मात्रा है जिसको एक फर्म क्या है, विलिंग एंड एबल। विलिंग मतलब कि इच्छा रखता है, और एबल मतलब वो सक्षम है, ठीक है, हिंदी में, कि वो किसी को बेचने के लिए, ठीक है। तो एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सप्लाई। सप्लाई समझ में आ गया। डिमांड का जस्ट, डिमांड हम लोग करते हैं ना, तो और सप्लाई उसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो सप्लाई बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, सप्लाई किसी भी कमोडिटी का एक क्वांटिटी है जिसको फर्म क्या करता है, बेचना चाहता है, ठीक है, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई पर। तो सप्लाई को कुछ फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं, सप्लाई को कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं वो क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकेंड इज प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो भी फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई कर्व में बताऊंगी, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सप्लाई फंक्शन और ये एक दूसरे से क्या है, रिलेट करते हैं, लिंक है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई, तो सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी। सबसे पहले किसी भी कमोडिटी का प्राइस सप्लाई को अफेक्ट करता है। कैसे, अगर प्राइस ज्यादा होता है, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट कर देता है किसी भी कमोडिटी के सप्लाई को, ठीक है। सेकेंड इज प्राइस ऑफ अदर गुड, अदर गुड का प्राइस भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। प्राइस ऑफ फैक्टर, फैक्टर का प्राइस, ठीक है, वो भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। मैंने पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें मैंने बताया था लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ओके, तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। मैंने बताया है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, याद रखिएगा। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमी में, जनरली लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। लैंड, कैपिटल को सी से नहीं, कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर 4 फैक्टर है इकोनॉमी में। उसके बाद मैं बता रही हूँ कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करती है सप्लाई को। गोल ऑफ प्रोड्यूसर भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं सप्लाई को। कौन कौन से फैक्टर थे, प्राइस ऑफ कमोडिटी, फर्स्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, सेकेंड इज प्राइस ऑफ अदर गुड, थर्ड इज प्राइस ऑफ फैक्टर, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करती है, और गोल ऑफ प्रोड्यूसर भी अफेक्ट करता है सप्लाई को, ठीक है। इसके बाद सप्लाई हम लोग देखिए, सप्लाई हम लोग को पता चल गया कि किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी है जिसको फर्म क्या करता है, विलिंग और एबल है सेल करने के लिए, ठीक है, किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। सप्लाई क्या है, किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी है जिसको फर्म बेचना चाहता है एक पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर। ये समझ में आया। उसके बाद देखिए सप्लाई फंक्शन क्या है। सप्लाई फंक्शन फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, सप्लाई फंक्शन
फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है क्वांटिटी सप्लाई एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई के बीच में। तो सप्लाई फंक्शन एक रिलेशन बताता है, एक रिलेशन बताता है क्वांटिटी सप्लाई। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा क्वांटिटी सप्लाई एंड फैक्टर, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को, उसके बीच का एक रिलेशन है सप्लाई फंक्शन। देखिए फर्स्ट मैंने बताया क्वांटिटी सप्लाई, जो सप्लाई करते हैं उसका क्वांटिटी, और दूसरा जो हम लोग फैक्टर, एक फैक्टर होता है ना जो फोर्स करता है कि सप्लाई को, इन्फ्लुएंस करता है सप्लाई को, वो दो चीज के बीच का जो रिलेशन है वो सप्लाई फंक्शन है। समझे? जैसे कि बेटर टेक्नोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, अच्छा टेक्नोलॉजी होगा तो उससे क्या होगा कि इससे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो लोग वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई होगा, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है सप्लाई को। आपको जैसे देखिए कि हमारे जब लेबर काम करते हैं, ठीक है, तो लेबर मान लीजिए 4 लेबर है, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 4 लेबर है, ठीक है, और वो बना रहे हैं मान लीजिए कि बिस्किट, ठीक है, तो इसमें टाइम लग रहा है 40 डेज का, और 40 डेज का टाइम लगता है, और यहाँ पर 400 पैकेज बनता है, ठीक है। देखिए 4 लेबर है, बना रहे हैं बिस्किट, ठीक है, 40 डे का टाइम लग गया और 400 पैकेट बनता है बिस्किट। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, अगर हम लोग मशीन का यूज करें, तो यहाँ पर 1 लेबर है जो बिस्किट बना रहे हैं, और इन्हें ये 10 डेज में बना ले रहे हैं, ठीक है, मशीन से, और यहाँ पर 400 ही प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, मशीन का यूज किए, वो क्या कर रहा है, वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सप्लाई की क्वांटिटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई फंक्शन का मतलब बहुत इजी है कि एक रिलेशन बताता है इसके बीच में, क्वांटिटी सप्लाई, किसी भी सप्लाई की क्वांटिटी और फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, फोर्स करते हैं ना किसी सप्लाई करने को, उसके बीच की रिलेशन को बताता है सप्लाई फंक्शन। यहाँ पर मैंने बताया भी है, देखिए नीचे में S इक्वल टू फंक्शन, मतलब सप्लाई इक्वल टू फंक्शन। सप्लाई किसका फंक्शन है? सप्लाई फंक्शन है प्राइस ऑफ कमोडिटी का। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी का फंक्शन है Px, सप्लाई फंक्शन है P0, प्राइस ऑफ अदर गुड का। देखिए सप्लाई सिर्फ खुद का ज़्यादा अगर प्रोड्यूस कर दे तो इससे सप्लाई नहीं बढ़ता है। दूसरा कमोडिटी है, दूसरा जो कमोडिटी है, मान लीजिए एक बिस्किट है, उसका बहुत सारा ब्रांड है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही ब्रांड गुड डे है, उसी का सप्लाई लोगों पे अफेक्ट नहीं करता। दूसरा उससे बेटर ब्रांड होगा, ढेर सारा ब्रांड होगा, वो भी इस ब्रांड को अफेक्ट करेगा। कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई इस बिस्किट को वो मतलब अफेक्ट करेगा। इसलिए हम बोलते हैं कि सप्लाई में सिर्फ एक ही कमोडिटी, वो खुद का कमोडिटी ही अफेक्ट नहीं करता, उसको दूसरा कमोडिटी भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तीसरा है प्राइस ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या है, प्राइस ऑफ फैक्टर। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूस करते हैं जिस जगह पे, तो हमें क्या चाहिए, लैंड तो चाहिए, ठीक है। सेकेंड की अगर हमको कुछ प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें लेबर तो चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम लोग को कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए, और एक इंसान चाहिए जो कि पैसे लगा रहा है, जो रिस्क ले रहा है, एंटरप्रेन्योर। तो हमें एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। तो ये 4 क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया और बहुत सारा चीज़ होगा। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये अफेक्ट करता है किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई, ठीक है, या प्राइस, दोनों को अफेक्ट करता है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सप्लाई फंक्शन की बात करें तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये प्राइस ऑफ फैक्टर, फैक्टर का प्राइस भी अफेक्ट करता है सप्लाई को। उसके बाद एक है टेक्नोलॉजी अफेक्ट करता है, और गोल ऑफ प्रोड्यूसर।
टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट करता है, गोल ऑफ प्रोड्यूसर भी अफेक्ट करता है। तो सप्लाई का फंक्शन क्या है? सप्लाई का फंक्शन है प्राइस ऑफ एक्स, मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड और प्राइस ऑफ फैक्टर, टेक्नोलॉजी और ये गोल ऑफ प्रोड्यूसर, ये सब क्या है? सप्लाई का फंक्शन है। ये सब क्या है? सप्लाई का फंक्शन, जो कि अफेक्ट करता है किसी ना किसी तरीके से सप्लाई। तो मैंने यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई कंप्लीट कर दिया और सप्लाई का डेफिनेशन। देखिए अब हम देख रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई। अब हम सप्लाई का डेफिनेशन देख चुके थे, सप्लाई के फंक्शंस देख चुके थे, फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई देख चुके थे, लेकिन अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? अदर थिंग बीइंग इक्वल, ठीक है। अदर थिंग मतलब क्या होता है? अदर थिंग ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? सप्लाई को, वो है अदर थिंग बीइंग इक्वल। द क्वांटिटी सप्लाइड वेरीज डायरेक्टली विथ प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पर क्या बोला गया? क्वांटिटी सप्लाइड वेरीज डायरेक्टली विथ प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसका मतलब है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्वांटिटी देखिए, सप्लाई और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे कि प्राइस इज इंक्रीजेस, क्वांटिटी सप्लाई इज इंक्रीजेस। देखिए प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी सप्लाई घटेगा, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। आप इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है और पॉजिटिव रिलेशन है। इससे क्या होता है? प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ता है। आप लिख सकते हैं, देखिए प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गया, प्राइस घट गया तो क्वांटिटी सप्लाई भी घट गया। तो कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है। यहां तक समझ गए? उसके बाद ये मैंने एक स्केड्यूल या टेबल बनाया जिसमें मैंने रखा प्राइस। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ये हमारा प्राइस है। 10 प्राइस पे सप्लाई है 50, 20 प्राइस पे सप्लाई है 100, फिर प्राइस और बढ़ाते हैं, प्राइस बढ़ा ली 30, प्राइस अगर बढ़ गया 30 तो सप्लाई हो गया 150, प्राइस अगर बढ़ गया 40 तो सप्लाई हो गया 200, प्राइस बढ़ गया 50 तो सप्लाई हो गया 250। मतलब कि आप देख रहे हैं प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है। मैंने ऊपर भी पढ़ाया यहाँ पर कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ता है, प्राइस घटता है तो सप्लाई घटता है। डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन है प्राइस और सप्लाई के बीच में। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम प्लॉट किया जहाँ पर एक्स एक्सिस, देखिए यहाँ पर देखिए एक चीज देखिए, यहाँ पर हम रखते हैं प्राइस, यहाँ पर हम रखते हैं क्वांटिटी सप्लाई रख सकते हैं, यहाँ पर मैंने रख लिया सप्लाई, ठीक है। तो एक चीज देखिए प्राइस बढ़ रहा है 10, 20, 30, 40, 50, तो सप्लाई भी हमारा बढ़ रहा है। देखिए 10 प्राइस पे यहाँ पर 50 सप्लाई है, 20 प्राइस पे यहाँ पर हमारा देखिए 100 सप्लाई है, 30 प्राइस पे हमारा यहाँ पे 150 सप्लाई है, 40 प्राइस पे हमारा 200 यहाँ पे सप्लाई है और 50 प्राइस में हमारा 250 सप्लाई है। सबको ज्वाइंट कर दीजिए, हमारा सप्लाई का कर्व रेडी है। और ये क्या है? सप्लाई का कर्व, और इसका नेचर आप देख के बता सकते हैं। प्राइस अगर प्राइस इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, प्राइस इज डिक्रीजिंग एंड सप्लाई इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्राइस इज इंक्रीजिंग, सप्लाई इज इंक्रीजिंग एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब जस्ट उसका अपोजिट। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये कर्व कैसा बना, ऊपर की ओर जा रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो ये जो सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है, कैसा नेचर का होता है? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। यहाँ तक समझ में है? अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं इसके अजम्पशंस। देखिए अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो अभी तक लॉ ऑफ सप्लाई में हम लोग ने मीनिंग, डेफिनेशन
फंक्शन, स्केड्यूल, डायग्राम, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या अजम्पशंस थे? अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग इक्वल है जो कि सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सब चीज इक्वल रखें। आप देखिए, देयर शुड नॉट बी चेंज नंबर ऑफ फॉर्म्स। यहाँ पर क्या बोला गया? देयर शुड नॉट बी चेंज नंबर ऑफ फॉर्म्स। नंबर ऑफ फॉर्म्स चेंज नहीं होना चाहिए, फर्स्ट अजम्पशन। सेकेंड इज देयर शुड नॉट बी चेंज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बी रिलेटेड कमोडिटी। मतलब दूसरा जो जैसे कि टी हो जाता है और कॉफी, तो जो रिलेटेड कमोडिटी है ना, उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड अजम्पशन है जो रिलेटेड कमोडिटी उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड इज देयर शुड नॉट बी चेंज गोल ऑफ फॉर्म्स। किसी भी फॉर्म का गोल चेंज नहीं हो जाना चाहिए, तीसरा अजम्पशन। फोर इज देयर शुड नॉट बी चेंज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का बहुत सारा टेक्निक है, तो प्रोडक्शन का टेक्निक भी चेंज नहीं होना चाहिए, अजम्पशन है लॉ ऑफ सप्लाई का। उसके बाद देयर शुड नॉट बी चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट। देखिए, इनपुट के प्राइस में या फिर फैक्टर का जो प्राइस है बोथ आर सेम। तो अजम्पशन, लास्ट अजम्पशन क्या था कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट का प्राइस, इनपुट मतलब तो आप लोग जानते हैं, इनपुट जो हम लोग लगाते हैं और जो उससे जो रिजल्ट मिलता है वो होता है आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट लगा रहे हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हमारा इनपुट हुआ, ठीक है, तो देयर शुड नॉट बी चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उसका भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा टोटल 5 अजम्पशंस थे। फर्स्ट इज कि नंबर ऑफ फॉर्म्स, जो फॉर्म्स है उसकी संख्या, फॉर्म्स की संख्या वो चेंज नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज देयर शुड नॉट बी चेंज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो इसमें सेकेंड अजम्पशन इज जैसे कि टी एंड कॉफी है, ठीक है, तो जो रिलेटेड गुड है ना उसका प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए, सेकेंड अजम्पशन। थर्ड इज देयर शुड नॉट बी चेंज गोल ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स का गोल चेंज नहीं होना चाहिए। फोर देयर शुड नॉट बी चेंज टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन में उसका जो टेक्निक है वो नहीं चेंज होना चाहिए। लास्टली है कि देयर शुड नॉट बी चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट। इनपुट का प्राइस नहीं चेंज होना चाहिए, और प्राइस ऑफ फैक्टर, जो फैक्टर है, प्राइस ऑफ फैक्टर दोनों क्या होना चाहिए? सेम। इनपुट का प्राइस और फैक्टर का प्राइस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो पाता है उसको बोलते हैं एक्सेप्शंस। जैसे कि कुछ केस है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो पाता है। जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। फर्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जैसे कि कोई भी प्रोड्यूसर है वो सोचेगा कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ गया या घट गया, मतलब अगर फ्यूचर में प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्ट करके अगर हम अभी बेच रहे हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होगा, ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड इज एग्रीकल्चरल गुड्स। जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चरल गुड्स डिपेंड करता है किस पे? क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चरल गुड्स। तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लाइमेट को आप जानते हैं, कभी बारिश होगी कभी नहीं होगी, कभी अच्छा प्रोडक्शन होगा कभी खराब प्रोडक्शन होगा, तो यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है। सेकेंड हो गया। थर्ड इज पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स मतलब कि जो ज़्यादा दिन तक नहीं टिके, जिसका ड्यूरेशन बहुत कम हो, जैसे कि वेजिटेबल्स आप कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं? ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते। फ्रूट्स को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते। तो जो पेरिसेबल गुड्स है, जैसे कि मिल्क हो गया, फिर मिल्क हो गया, ठीक है, बटर हो गया, तो ये सब चीज़ ज़्यादा दिन स्टोर नहीं हो पाता है, लेकिन उससे भी कम है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। आप कितना दिन स्टोर कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 10 दिन कर सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? पेरिसेबल गुड्स, जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो पाता है। रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स क्या है? जैसे कि जो रेयर चीज़ है,
ठीक है, उस पर भी लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता। जैसे कि पेंटिंग्स हो गया, बहुत ही अच्छा पेंटिंग्स हो गया, ठीक है, जो बहुत शौकीन लोग हैं वो पेंटिंग्स लेते हैं बहुत महंगी महंगी, वहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता कि ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा पेंटिंग्स का तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा सप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग, मतलब 100% में से 2% लोग हैं जिसको इसका शौक है, तो वो प्राइस बढ़े या घटे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लेंगे ही। तो रेयर आर्टिकल्स में लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं होता है। तो ये हमारे कुछ थे, क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो नहीं हो पाता है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? तो आज का क्लास में हम लोग ने सप्लाई चैप्टर का जो बेस है, सप्लाई चैप्टर का जो बेस है वो हम लोग ने तैयार कर लिया। अपने यहाँ पर आप अपना नोट्स भी रेडी कर लीजिए। ये यहाँ पर जितना कुछ मैंने बताया, इतना सब कुछ अगर आप अपने नोट्स में लिख लेते हैं तो आपको एग्जाम में कुछ और भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना मोर देन इनफ है आपके लिए। तो अब हम देखते हैं सप्लाई का हम लोग जितना कुछ पढ़े, ठीक है, इसको हम एक प्लेलिस्ट में बना लेंगे और जहाँ पे सप्लाई का इलास्टिसिटी हम पढ़ा चुके उसको हम अटैच कर देंगे। और जो भी पॉइंट्स मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है उसको भी मैं कोशिश करूँगी कि सप्लाई को मैं पूरा डिटेल में अच्छे से मैं बताऊं, ताकि आपको सप्लाई चैप्टर के लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़े। और मार्केट कल हम लोग ने कंप्लीट किया, जिसमें हम लोग ने मार्केट का परफेक्ट और इम्परफेक्ट कंपटीशन दोनों देखा। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट में मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। इधर हम लोग ने सप्लाई देखा। अगर आपको अभी तक मेरे वीडियोस में मेरे जितना कुछ मैंने पढ़ाया उसमें से कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं वहाँ पे डाउट क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगी और उसको मैं रिपीट करके दोबारा से बताऊंगी कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर्स के साथ।